तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति जो हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी। इससे पहले हम जान लेते हैं इसके क्या थे आयाम और 1947 से पहले क्या शिक्षा नीति में कोई बदलाव हुआ, उस दौर से आज के दौर तक आते आते क्या खास आमूल चूक परिवर्तन इसमें हुए। तो उसी क्रम में हम देख लेते हैं शिक्षा नीति से संबंधित एक लॉर्ड मैकाले पद्धति का जो आजकल आपने नाम सुना होगा, वो भी काफ़ी फेमस थी। तो उसी क्रम में हम देख लेते हैं एक सिद्धांत जिसे कहा जाता है निस्पंदन का सिद्धांत। निस्पंदन का सिद्धांत। और एक सिद्धांत और है जिसको छटाई का सिद्धांत कहा जाता है। छनाई या छटाई का सिद्धांत। और एक कथन या सिद्धांत भी कह सकते हैं, वो भी फेमस है, जिसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। उस दौर में 1947 पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहे एक विशेष पद पर लॉर्ड मैकाले, जो बाद में भारत 10 जून 1934 के आसपास भारत आए, उन्होंने एक शिक्षा में बड़ा रिफॉर्म लाया। और इस विद्वान ने यहाँ से जाने के बाद 1813 में जब वो इस समय यहाँ घूमने आया, किसी और का पर्पस से आया, और उस समय इसने पूरे देश का रिसर्च किया, भ्रमण किया, घूमा और पता किया। इसने एक अपनी किताब में जिक्र भी किया है कि मैंने पूरे भारत को देखा है, उसके चारों तरफ घूमा है, मैंने हर दीन दुखी व्यक्ति को देखा है, लेकिन उसकी संस्कृति में इतना बेजोड़ संगम है। अगर हम इस संगम को ख़त्म कर पाए तो शायद ही हम इस देश पर राज कर पाएंगे। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम उनको कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। इसी क्रम में देख लेते हैं लॉर्ड मैकाले से कुछ पर्सनल जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लॉर्ड मैकाले का जन्म बॉर 25 अक्टूबर 1800 को ब्रिटेन में ही हुआ था। कुछ समय बाद ये वहाँ से भारत में आए, ब्रिटिश कैबिनेट के जरिए यहाँ भेजा। तो भारत में जिस समय ये आए उस समय 10 जून 1835 के 34 या 35 के आसपास की बात है, जब वो भारत आए। 1834 या 35 ईस्वी में भारत आए। ये फाइनली भारत अपने ऑफिशियल वे में आए, यानी कि एक अधिकारी के रूप में आए, कैबिनेट और सरकार का प्रतिनिधित्व करने आए। लेकिन इससे पहले 1813 में जो एजुकेशन चार्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, उनमें भी इनका बड़ा हाथ रहा था। जिससे 1813 का एक शिक्षा पत्र था जिसमें इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था कि भारत की शिक्षा के लिए, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसमें भारतीय शिक्षा के लिए सबसे पहले धनराशि स्वीकृत की गई। तो वो शिक्षा पद्धति 1813 की ही थी, जिसमें सबसे पहले 1 लाख रुपए को भारत की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय लिया गया। भारत की शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस शिक्षा पत्र में यह उजागर नहीं किया गया था कि भारत की प्राथमिक शिक्षा या भारत की हायर एजुकेशन पे इसको खर्च किया जाएगा, मातृभाषा के लिए किया जाएगा या हाई एजुकेशन के लिए किया जाएगा, इसमें उसका कोई जिक्र नहीं था। इसी क्रम में 1835 के आसपास में IPC का भी इन्होंने निर्माण, जो संस्था बनी या कोर्ट का निर्माण किया, उसमें 1835 में भारतीय दलित साहित्य भी बनी, जिसमें इनका योगदान रहा। तो बारी बारी इनको देख लेते हैं। इसमें भारतीय दलित साहित्य बनी। जो ये प्रस्ताव उन्हीं की देन है, भारतीय दलित साहित्य का इन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन कुछ समय ये पेंडिंग में पड़ी रही और दूसरे लोगों ने इसका श्रेय ले लिया। और 1813 के ईस्वी में शिक्षा पत्र में जो 1 लाख रुपए खर्च किए जाने थे, उनका निर्णय स्पष्ट नहीं था। और दूसरी ब्रिटिश की एक भावना रही है कि यदि हम किसी देश की शिक्षा पद्धति को बदल पाए तो हम शायद ही इस देश को
गुलाम बना सकते हैं, लूट फसाद ज़्यादा मचा सकते हैं। इसी क्रम में आगे चलकर देखते हैं शिक्षा अंग्रेज़ों में कुछ मतभेद भी हो गए थे इन्हीं शिक्षा नीतियों को लेकर। मैकाले जी की शिक्षा नीतियों को लेकर कुछ मतभेद भी हुए। तो उन मतभेदों में अंग्रेज़ों में ही दो मतभेद हो गए थे, जिसमें शिक्षा को उन्होंने दो क्रम में बांटा हुआ था। तो अंग्रेज दो मतों में इसमें बट गए थे। शिक्षा नीति को अंग्रेज दो टाइप से यहाँ देखने लगे। एक तो थी पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, और दूसरी थी पाश्चात्य शिक्षा। ये जो पाश्चात्य शिक्षा थी, इसमें अंग्रेजों ने कहा कि इसमें जो हिंदुस्तानियों की प्राथमिक शिक्षा होगी उसमें वो अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ेंगे, जैसे उनकी हिंदी हो गई और संस्कृत हो गई और फारसी जैसी भाषाओं को यहाँ तवज्जो दिया गया। हिंदी, संस्कृत, फारसी। बट यहाँ उन्होंने कहा पाश्चात्य शिक्षा में आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। और लॉर्ड मैकाले ने यहाँ तक जिक्र किया है कि पाश्चात्य शिक्षा से कई गुना पाश्चात्य शिक्षा से कई गुना बेहतर पाश्चात्य शिक्षा है, क्योंकि यूरोपीय जो वहाँ पुस्तकालय हुआ करते थे, उन्होंने यूरोपीय पुस्तकालयों की एक अलमारी को यहाँ की हिंदुस्तान की पाश्चात्य शिक्षा से इतना कंपेयर करके कि हमारी शिक्षा ये पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से बहुत ही मजबूत है। तो प्रत्येक यूरोपीय जो वहाँ के पुस्तकालय हुआ करते थे उसकी एक अलमारी की तुलना भी ये नहीं कर सकती। तो इन्होंने इस तरीके से हिंदुस्तान का बेसिक शिक्षा तंत्र उस समय ध्वस्त किया था। इसी क्रम में उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर धीरे धीरे जोर दिया। ये उन्हें करना इसलिए पड़ा था क्योंकि अंग्रेज इसी शिक्षा नीति पर दो मतभेदों में बट चुके थे। अब इन्हीं सभी घमासान के बीच चलता रहा। कुछ समय बाद इन दोनों का रास्ता एक ही बना दिया गया। आगे चलकर इन दोनों का रास्ता आगे चलकर एक ही बना दिया गया। जिस रास्ते को तैयार करने वाला था उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। इनके बारे में अब हम देखते हैं कुछ जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो इसी क्रम में लॉर्ड मैकाले जी ने सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले ने 1913 के बाद जब ये शिक्षा पत्र लाया, उसमें सबसे पहले 1 लाख रुपए भारत की बेसिक शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया। इसी के उपरांत यहाँ उन्होंने कई सारे और बदलाव किए थे। उन्होंने अब इन दोनों को एक साथ रखने की बात की। इन्होंने कहा कि यहाँ की प्राइमरी रोक नहीं पाओ तुम की नई शिक्षा नीति, इसमें बहुत सारे बदलाव किए। पहले तो हम देख लेते हैं पहली फर्स्ट जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। इस समय इंदिरा जी पीएम थी। और सेकंड वाली जो आई थी वो 1986 में आई थी, जिसमें राजीव जी पीएम थे। और इस समय एक बड़ा बदलाव ये किया गया था। राजीव गांधी दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देखा कि 1960 में ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और कंप्यूटर एक अच्छे चलन में आया। तो उस समय राजीव गांधी ने इसकी उपयोगिता भांपते हुए 1992 में एक संशोधन किया इसमें, और इसको अपडेट किया। इसमें कुछ चीज़ों को नया जोड़ा गया। और इस समय राजीव गांधी ने शिक्षा विभाग का नाम बदलकर HRD मिनिस्टर कर दिया था। HRD मिनिस्ट्री रख दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत शिक्षा विभाग को एक नया नाम दिया गया। तो वो अधिनियम यही था 1992 का और 1992 का। और इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ से अब जो नई शिक्षा नीति उसमें बदलाव हुआ, तो ये भी बनेगा कि हाल ही में HRD मिनिस्टर या मंत्रालय को बदलकर उसको नया नाम किस अधिनियम में रखा गया। तो हम कह सकते हैं 2020 वाले में इसमें HRD मिनिस्ट्री को ख़त्म कर पुनः शिक्षा विभाग कहा जाने लगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि उस समय या भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे। तो उनका नाम था अबुल
कलाम आज़ाद। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा जो कि वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इस शिक्षा पद्धति में अब बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे 1986 के बाद ये लगभग 34 ईयर बाद बात करें तो 34 ईयर्स बाद ये शिक्षा नीति आई है, तो इसमें बहुत बड़े बदलाव है। मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत भी थी। कुछ समय पहले हमारी शिक्षा पद्धति इतनी बुरी प्रचलन में थी कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं बड़े बड़े विद्वान इसी क्रम में बताते थे कि हमारी शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। इसी क्रम में 1964 में एक कमीशन आया जिसे कोठारी कमीशन कहा जाता था। कोठारी कमीशन, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र रखी थी कि हम भारत की बेसिक शिक्षा को थोड़ा और मॉडिफाई करें, अपडेट करें। और एक उसमें जो खास बात थी वो जिक्र किया था उन्होंने जीडीपी का, कि हम अपनी टोटल जीडीपी का लगभग अभी 4.4 या फिर उससे कम ही खर्च कर पाते हैं, तो उस हमें जीडीपी के खर्च को और भी बढ़ाना पड़ेगा। वो लगभग उन्होंने 6% की बात रखी थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट काफ़ी समय तक पेंडिंग में पड़ी रही और कुछ समय बाद इनकी रिपोर्ट को रिप्लेस कर उस समय बहुत बड़ा एक बदलाव लाया गया। इनकी रिपोर्टों को आगे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन 1964 के बाद एक कमेटी और बनी, जिस कमेटी को शायद हम लोगों ने पहले जिक्र भी किया है। इस कमेटी में बहुत सारे बदलाव आए और इस कमेटी को बहुत ज़्यादा स्वीकार भी किया गया। और इस कमेटी की एक खास बात और थी कि इसकी जो कमेटी में जो शर्तें रखी गई थी वो पहली कमेटी के लगभग इक्वल ही थी। इस समय लगभग मात्र कक्षा 5 से नीचे का जो फॉर्मेशन था वो बहुत ही चेंजेबल था, लेकिन उस समय इसको स्वीकार करना बहुत कठिन था। मुझे लगता है इसका कठिनाई में बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि उस समय 1947 के बाद देश हमारा पूरी तरह इकोनॉमिक कंडीशन से इस तरह जूझ रहा था कि शायद उस समय इसको लागू करना इतना सार्थक नहीं हो सकता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा इन नीतियों को डिले भी किया गया और डिले करने के बाद कुछ समय बाद एक समिति फिर बनाई गई जो कि इसरो के पूर्व के शिवान जी जो हैं, तो उस समिति का नाम था BSR सुब्रमण्यम समिति। इस समिति ने अपनी कुछ रिपोर्टें दी। ये जो समिति थी वो स्मृति ईरानी जिस समय शिक्षा मंत्री थी उस समय ये बनी थी। इसकी रिपोर्ट को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, किंतु इसमें जो पॉजिटिव फैक्ट थे उनको शायद इसमें रख कर आगे चला दिया गया, इनको आगे जोड़ लिया गया, या फिर यूँ कहिए कि इनको उन्हीं में सबमिट कर लिया गया। कुछ इन दो कमेटियों का संक्षेप रूप आगे एक तीसरी कमेटी बनती है जो कि कस्तूरी रंजन के नाम से जानी जाती है। के कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति में बहुत सारे बदलाव आए। इस समिति ने भी कहा कि कोठारी कमीशन के जैसे 1964 में जो आया था उसमें भी यही कहा गया था कि अपनी टोटल जीडीपी का भारत 6% यदि खर्च करता है तो हम शिक्षा में एक बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने इस तरीके से ध्वस्त कर दिया था कि उसको जल्दी ही अपने वास्तविक स्ट्रक्चर पर लाना एक बड़ी मुश्किल थी। और यहाँ एक चीज़ और जिक्र किया गया था जिसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट जो स्कूल थे उन्हें इक्वलिटी प्रदान, यहाँ इक्वलिटी में रखने की बात की गई थी। तो इसी की कुछ शर्तों को लेकर 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ चीज़ों को एज इट इज ले लिया गया है। और इसी समय एक बड़ा बदलाव ये भी आया है कि जो 10+2 जो हमारा टोटल 12 साल का जो स्टडी टाइम हुआ करता था उसको अब थोड़ा एक्सपेंसिव किया है। तो 5+3 और 4
ये टोटल 15 ईयर का हो गया। अब यहाँ 15 ईयर होने से बहुत सारी समस्याएं भी हैं, और एक तरह से नई शिक्षा नीति में ये कहिए लाभ भी है, प्रॉफिट भी है। जो लोग यहाँ 10+2 से करते थे, वहाँ स्किल डेवलपमेंट नहीं होता था, स्किल डेवलपमेंट को छोड़ दिया जाता था। यहाँ सेल्फ असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन छोड़ दिया जाता था। और यहाँ दोस्तों से कोई ग्रेडिंग नहीं ली जाती थी, किंतु नई शिक्षा नीति में दोस्तों से भी ग्रेडिंग ली जाएगी, अपना मूल्यांकन भी आपको देना पड़ेगा अपने प्रश्न पत्र में, और आपको साथ साथ शिक्षा के साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट में भी भाग लेना पड़ेगा। और यहाँ इंटर्नशिप और होता है, इंटर्नशिप भी लेनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब 12 की जगह आपको 15 साल पढ़ने पड़ेंगे। और ग्रेजुएशन में जाते जाते अब यहाँ ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन 2 टाइप का हो गया है। एक ग्रेजुएशन 3 साल वाला है, जिसमें विद्यार्थी सिर्फ जॉब के पर्पज से पढ़ने वाला है। जॉब, जिन व्यक्तियों को जॉब करना है वो ग्रेजुएशन काल में 3 साल की डिग्री का अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और जिनको रिसर्च क्षेत्र में जाना है, इनको रिसर्च में अपना करियर बनाना है, वो 4 साल की डिग्री ले सकते हैं। और चीज़ मैं आपको एक बता दूं, और फिर एमफिल और बीएड जैसी डिग्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, साथ में पीएचडी को भी उतना महत्व नहीं दिया। अब महत्व नहीं दिए तो आप कहेंगे कि ये सब तो बर्बाद हो गया, जो उन पहले लोगों ने किया उनका सब। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो 9th 10th और 11th 12th, इसके बाद जब बच्चा पास आउट होगा तो वहीं से इसको यूनिवर्सिटी लेवल की एक शिक्षा प्रणाली में इन्वॉल्व किया जाएगा, और वहीं से ग्रेजुएट लेवल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट, प्लस पॉइंट ये है कि जिस समय आप ग्रेजुएशन करते थे, उसमें यदि आप 1 ईयर स्पेंड करते थे, 1 ईयर के बाद आपको वहाँ कॉलेज से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, जिस कारण आप नहीं कह सकते थे कि मैं ग्रेजुएशन में कितना ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, एक वो अधूरी डिग्री मानी जाती थी। लेकिन यहाँ सरकार ने एक प्रावधान रखा है कि यदि आप ग्रेजुएशन 1 साल कंप्लीट करते हैं तो फिर वहाँ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि आप ग्रेजुएशन का 2 ईयर कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको यहाँ डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि आप ग्रेजुएशन का 3rd ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। ओवरऑल इन तीनों प्लस पॉइंट का एक अच्छा सा मैसेज है जो सरकार किसी को देना चाहती थी। आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पूछते हैं आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नहीं, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इस समय आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसका 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो सामने वाला आपसे ये नहीं कह सकता आपने 1 ही साल कंप्लीट किया। जाहिर सी बात, वो सर्टिफिकेट 1 साल के लिए और डिप्लोमा 2 साल के लिए और डिग्री 3 साल के लिए ही दी जाएगी। तो इसमें ये मैं मानता हूँ प्लस पॉइंट है। तो इसमें इसी क्रम में आगे और सारे भी बदलाव इसमें किए गए हैं, इनको 1 बाय 1 और देख लेते हैं। और 1 to 5 जो क्लास है, यहाँ फिर हमें वोकल की भी ट्रेनिंग जाएगी। 1 to 5 क्लास और 6 to 10 तक, इन क्लासों में हमें नेटिव लैंग्वेज का चुनाव करना अनिवार्य होगा, वोकल लैंग्वेज का चुनाव करना अनिवार्य होगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि अंग्रेजों ने उस समय प्राथमिक शिक्षा को अपनी भाषा में रखा और हायर एजुकेशन में, जबकि यहाँ नहीं रखा गया था। और आगे चलकर हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को लेने की भी छूट है। यहाँ आप सब साइंस या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो व्यक्ति होते थे, उनको एक पार्टिकुलर उन्हीं सीक्वेंस में चलना पड़ता था जो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो विषय होते थे। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इस नई शिक्षा नीति में एक बदलाव किया गया कि विद्यार्थी के इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। जैसे वो साइंस बैकग्राउंड का है और यदि वो एग्रीकल्चर में रुचि रखता है तो वो एग्रीकल्चर भी लेगा। ये पूरी तरह विद्यार्थी के रुचि पर बेस है। तो मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ मुझसे छूटा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। थैंक्स।